चैप्टर्स 1773, 1774, 1775, 1776। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1773। फैंग युआन की अनुभूति। यामा बैटलफील्ड के अंदर दो इमॉर्टल्स आमने सामने खड़े थे। फैंग युआन ने एक आह भरी, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं। मुझे ची क्लैन के साथ एक ट्रांजैक्शन करना है। क्या आप मेरे ड्रीम पाथ रिसर्च रिजल्ट्स में इंटरेस्टेड हैं? चीकू यू थोड़ा चौंका और फिर उसकी ठंडी और बर्फ जैसी नजर हल्की सी बदल गई। ड्रीम पाथ? कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया? एक पाल के लिए चीकू यू की आंख में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। फैंग युआन के ड्रीम पाथ रिसर्च रिजल्ट्स ऐप तक कोई सीक्रेट नहीं थे। जब उसने वो ये है का भेस बनाया था, तब उसका मकसद ड्रीम रेल्म हाई था। फैंग युआन के पास ड्रीम रेल्म्स को इंसान में बदलने के तरीके उसने इसका इस्तेमाल ड्रीम रेल्म्स पर हुई लड़ाई में किया था, और बहुत सी सुपर फोर्सेस उसके इस मेथड से हद से ज्यादा जलती थीं। फैंग युआन के पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा था। उसने फ्यूचर से रीबर्थ लिया था जहां ड्रीम पाथ काफी फ्लोरिश कर रहा था, इसलिए यह अजीब नहीं था कि उसके पास ड्रीम पाथ के कुछ राज थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि फैंग युआन के ड्रीम पाथ रिसर्च रिजल्ट्स पांचों रीजन्स में सबसे आगे इस दुनिया से बहुत आगे। ड्रीम रेल्म्स के राज और ड्रीम पथ की गहराई, इसमें मैंने अभी हल्की सी ही प्रोग्रेस की है। पर अगर मैं सीनियर को यह बताऊं कि मेरी फॉर्मेशन पाथ की अटेनमेंट लेवल भी मुझे ड्रीम रेल्म से हाई मिली है, तो आप क्या कहेंगे? फैंग युआन मुस्कुराते हुए कैजुअली बोला, लेकिन उसकी ये बात चीकू यू के दिल में एक भारी पत्थर की तरह गिरी, जिसने एक बड़ी सी हलचल मचा दी। ओह, क्या ये सच है? चीकू यू हिल गया, वो अब और कूल नहीं रह पाया। फैंग युआन जोर से हंसा। उसने बड़ी होशियारी से ये सारी बातचीत चीकू यू का गुस्सा शांत करने के लिए प्लान की थी, और इस पॉइंट पर कॉन्वर्सेशन का पूरा कंट्रोल उसके हाथों में था। ये पिछली लाइफ से बिल्कुल अलग था। फैंग युआन ने एक इन्फॉर्मेशन पाथ गू वर्म फेंका। सीनियर, एक नजर डालिए। चीकू यू ने यूज पकड़ा और उसकी नजर चमक उठी। उसने अनजाने में हायस इन्फॉर्मेशन पाथ मॉटल गू को हाथ में कैस के पकड़ लिया, जैसे डर रहा हो कि कहीं वो उड़ ना जाए। अस इन्फॉर्मेशन पाथ मॉटल गू में ड्रीम पथ के राजों से जुड़ी हर तरह की डिटेल्स थी। वो बेहद अट्रैक्टिव था। चीकू यू पूरी तरह उसमें डूब गया। उसने जल्दी से सब कुछ पढ़ लिया। चीकू यू ने अपने होठे पर जीभ फेरी। उस महसूस हुआ कि इतने कम वक्त में उसका गला सूख गया था। वो बेहद मूव हो चुका था। चीकू यू ने जबरदस्ती खुद को शांत रखा और जानबूझकर पूछा, तुम क्या ट्रांजैक्शन चाहते हो? मुझे ड्रीम रेल्म्स चाहिए। मुझे ड्रीम रेल्म्स दो और मैं तुम्हें फ्यूचर के ड्रीम पाथ रिसर्च रिजल्ट्स दूंगा। चीकू यू ने तुरंत हाँ नहीं कहा। वो बोला, यह मुश्किल है। सदर्न बॉर्डर के लगभग सारे ड्रीम रेल्म्स राइचस पाथ की सुपर फोर्सेस के कब्जे में हैं। फैंग युआन मुस्कुराया, सीनियर ची, मुझे ईटियन माउंटेन पर मौजूद ड्रीम रेल्म्स चाहिए। भले ही वहां के फॉर्मेशंस बदल गए हैं, लेकिन इंचार्ज तो आप ही हैं। मुझे ये भी पता है कि वहां बहुत से छुपे हुए बैकडोर्स हैं। आपके क्लैन के लिए बिना किसी प्रॉब्लम के कुछ ड्रीम रेल्म्स चुराना बहुत आसान होगा। ये सुनते हाई चीकू यू का चेहरा फिर से बदल गया। फैंग युआन को सिचुएशन इतनी साफ साफ पता थी। ये सच में डराने वाला था। यीटियन माउंटेन के फॉर्मेशन के बैकडोर्स चीकू यू की शान थे। उसने उन्हें सदर्न बॉर्डर की सारी फोर्सेस की नाक के नीचे बनाया था। उसने उनकी फॉर्मेशन पाथ में कमजोरी का फायदा उठाया था। ये बैकडोर्स चुपके से सेट किए गए थे। मुझे लगा मैंने सबको धोखा दे दिया, पर सोचा ना था कि फैंग युआन ने सब देख लिया। शायद सिर्फ फैंग युआन हाई नहीं, यूएफएफ, मैंने इस दुनिया के जीनियसेस को अंडरएस्टिमेट किया। चीकू यू कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। फैंग युआन की इंफॉर्मेशन उसके पिछली लाइफ से मिली थी, जो उस खुद चीकू यू ने हाई दी थी। फैंग युआन ने चीकू यू की हाई इंफॉर्मेशन उसके खिलाफ इस्तेमाल की, और ये बहुत काम आई। वरना ऐसी कहावत क्यों होती, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर तुम खुद होते हो। फैंग युआन चीकू यू पर प्रेशर बनाता रहा और उसकी हिम्मत टूटती गई। हर नेगोशिएशन एक जंग होती है, भले ही वो लड़ाई जितनी सीधी ना हो, पर ये दिमाग और टैक्टिक्स की ताकत का मुकाबला तो होता ही है। पिछली लाइफ के कंपैरिजन में फैंग युआन के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज था। वो अब अपनी इंफॉर्मेशन की वजह से ज्यादा स्ट्रांग था। वो अपने दुश्मन को अच्छे से जानता था। उसकी ये दिखावे की टैक्टिक बहुत इफेक्टिव साबित हुई। चीकू यू जैसा इंसान भी इसके जाल में फंस गया था। ट्रांजैक्शन जल्दी हाई फाइनल हो गया, और आखिर में ये फैंग युआन के लिए बहुत फायदेमंद था। चीकू यू ट्रांजैक्शन के लिए मान गया, लेकिन उसके स्टेटस के लिए ये बेइज्जती वाली बात थी। पर कोई चारा नहीं था। फैंग युआन ने यूएस पर मजबूत पकड़ बना रखी थी। पहली बात, वो फैंग युआन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। अगर वो उससे निपटने की कोशिश भी करता, तो रिस्क बहुत ज्यादा था, और फायदा ना के बराबर।
दूसरी बात, अगर वो फैंग युआन के साथ काम करता तो वो ची क्लैन को लूटना बैंड कर देता और उन्हें ड्रीम पाथ के रिसर्च रिजल्ट्स भी मिलते। ये चीकुयू के लिए बहुत अट्रैक्टिव ऑफर था। आखिर में चीकुयू अभी भी सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ में मौजूद तथाकथित गद्दारों को लेकर चिंतित था। वो इन गद्दारों को ढूंढना चाहता था। शायद फैंग युआन के जरिए वो उन्हें ढूंढ पाए। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर, मिनी सदर्न बॉर्डर। एक पहाड़ बिल्कुल खाली और बंजर था। उस पर कोई हरियाली नहीं थी और वो जमीन पर शान से खड़ा था। उसके आसपास की जमीन भी सपाट नहीं थी, थोड़ी ऊपर नीचे थी लेकिन ज्यादा नहीं, बस कुछ छोटे छोटे टीले थे। इन टीलों की वजह से ये खाली पहाड़ और भी बड़ा दिख रहा था। इस वक्त इस खाली पहाड़ की चोटी पर एक रैंक 6 रॉकमैन गू इमॉर्टल खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। एक ग्रोटो हेवन बनने के बाद यह इमॉर्टल एपर्चर सच में एक ब्लेस्ड लैंड से कितना अलग हो गया है। यह कितना शानदार और विशाल है। इस सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर का साइज लॉजिक से परे है। यह इतना बड़ा है कि सोचा भी नहीं जा सकता। वॉन्काई स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल द्वारा बनाया गया चमत्कार है। जब भी शीशी चेंग इस जगह को देखता वो अंदर ही अंदर हैरान हो जाता। ये मजेस्टिक था, ये एक चमत्कार था, ये तो बस एक डिवाइन कंस्ट्रक्ट था। वो स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से पूरी तरह से हैरान था। उसके मन में फैंग युआन का विरोध करने का कोई ख्याल ही नहीं था। उसके पीछे रॉकमैन गू मास्टर्स का एक ग्रुप था जो आपस में बात कर रहे थे। 10 दिनों से ज्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार हमने ये पहाड़ बना ही लिया। मैं बहुत थक गया हूं। हमें हर रोज सुबह से लेकर देर रात तक काम करना पड़ता था। मैंने सुना है कि इस पहाड़ को बनाना अस सुप्रीम बीइंग का दिया हुआ मिशन था। इसे जल्दी पूरा करने के लिए हमने बड़ी कीमत चुकाई और लगातार गू वॉर्म्स को एक्टिवेट किया। कम से कम 30 अर्थ पाथ गू वॉर्म्स इस प्रोसेस में मर गए। वैसे क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहां गू रिफाइन करने का सक्सेस चांस काफी हाई है? उफ, जब हम सेक्ट मिशंस पूरे करेंगे तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम गू इमॉर्टल हमें कुछ कीमती रिवॉर्ड्स देंगे। चुप, तुम्हें लगता है कि तुम इस महान लॉर्ड के बारे में बात करने के लायक हो? रॉकमैन गू इमॉर्टल से और बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने डांटा। यह रॉकमैन गू मास्टर्स ने जल्दी से अपने सिर नीचे कर लिए, डर से शांत हो गए। तभी हरी रोशनी चमकी और एक शख्सियत आसमान से नीचे उतरी, हवा में तैरती हुई। रॉकमैन गू मास्टर्स ने ऊपर देखा। यह फैंग युआन का रैंक 6 टाइम पाथ क्लोन था। सबके दिल तेजी से धड़के और वो जल्दी से घुटनों के बाल बैठ गए, अपना सम्मान व्यक्त करते हुए। आपका सेवक आपको प्रणाम करता है, लॉर्ड। शी चेंग ने विनम्रता से जल्दी से प्रणाम किया। फैंग युआन के क्लोन का चेहरा शांत था। उसने सिर हिलाया और पूछा, क्या फॉर्मेशन पूरा हो गया है? फैंग युआन का मिशन सिर्फ एक आर्टिफिशियल पहाड़ बनाना नहीं था, उन्हें पहाड़ के अंदर एक इमॉर्टल फॉर्मेशन भी सेटअप करना था। शी चेंग ने जल्दी से रिपोर्ट किया, लॉर्ड, मैंने आपके दिए हुए फॉर्मेशन चार्ट के हिसाब से ये फायर पाथ फॉर्मेशन सेटअप कर दिया है। अब आपको बस इसे एक्टिवेट करना है। फैंग युआन ने पहले ही अपने डिवाइन सेंस से पहाड़ के अंदर झांक लिया था। वो अंदर की स्थिति देख रहा था। उसने सिर हिलाया। वो इस फॉर्मेशन के सेटअप से काफी संतुष्ट था। वो इन रॉकमैन को वहां से भेजने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि शी चेंग कुछ कहना चाहता था, भले ही उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। शी चेंग का कल्टिवेशन लेवल रैंक 6 था, लेकिन वो एक बार फैंग युआन से लड़ चुका था। उसके इमॉर्टल बैटलफील्ड ग्रे क्लाउड रॉक पपेट ने फैंग युआन पर गहरा असर छोड़ा था। वो काफी टैलेंटेड था। रॉकमैन को मूव करने के बाद फैंग युआन ने रॉकमैन गू इमॉर्टल्स को स्टोन लोटस आइलैंड भेजे दिया ताकि वो फ्यूचर सेल्फ से फेमिलियर हो सकें। जबकि शी चेंग पीछे रुक गया। वो रॉकमैन ट्राइब का लीडर था, बिल्कुल वैसे ही जैसे जूरा और मोतनसंग अपनी ट्राइब्स में थे। तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? फैंग युआन का क्लोन रुका और पूछा। उसके पास इस टैलेंटेड इंसान के लिए थोड़ा सब्र था। शी चेंग ने पलकें झपकाई और उसका चेहरा बेचैन हो गया। उसने मन बनाया और कहा, मैंने सुना है कि लॉर्ड आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। सदर्न बॉर्डर का राइचस पाथ अब बेहद डरा हुआ है। यहां तक कि ची क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर चीकुयू भी आपके सामने लाचार द वो बस आपको आजादी से जाते हुए देखते रहे। फैंग युआन की आंख में तेज रोशनी चमकी। वो इतना चतुर इंसान था, भला वो शी चेंग की बातों का मतलब कैसे नहीं समझता। उसने बीच में ही टोका, तुम्हारी ट्राइब के गू इमॉर्टल्स चाहते हैं कि मैं रुक जाऊं और शांति से जीऊं? इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मैं सही कह रहा हूं ना? ओ, मुझे माफ कर दीजिए। शी चेंग ने गहराई से झुककर माफी मांगी। उसके चेहरे पर डर का भाव था। ये मेरी अपनी हिम्मत थी। सुप्रीम एल्डर्स सभी स्टोन लोटस आइलैंड पर कल्टिवेट कर रहे हैं, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता।
फैंग युआन का क्लोन मन हाय मन मुस्कुराया। रॉकमैन के विचार उससे अलग थे। वो शांति से जीना और धीरे धीरे स्थिर रूप से विकास करना चाहते थे। उन्हें रिस्क से नफरत थी। वो सबसे ज्यादा यही चाहते थे कि फैंग युआन किसी गुफा में छुपकर एक सादी या हजारों साल तक कल्टिवेट करता रहे। वो नहीं चाहते थे कि फैंग युआन रिस्क ले, क्योंकि अगर वो मर गया तो सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर एक्सपोज हो जाएगा और वो सब भी फंस जाएंगे। पर यह कैसे मुमकिन हो सकता था? फैंग युआन एटर्नल लाइफ के पीछे था और ये सिर्फ फेट गू को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही मुमकिन था। अगर हेवनली कोर्ट ने फेट गू को पूरी तरह से रिपेयर कर लिया तो वो यूज छोड़ेंगे नहीं। वो एक ना एक दिन उस ढूंढ कर मार डालेंगे। छुपना और वक्त जाया करना सिर्फ निराशा की तरफ ले जाएगा। सिर्फ सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन के आखिरी दौर में हाई सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर चारों रीजन से हमला होगा। जब हेवनली कोर्ट सबसे कमजोर होगा तभी उसके पास सफल होने का मौका होगा अगर वो एक्शन ले। वेरिएंट ह्यूमंस की इच्छा पूरी नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें फ्यूचर में फैंग युआन के लिए लड़ना भी पड़ेगा। वो अब उससे जुड़ चुके थे। वो खुद को अलग नहीं कर सकते थे। शी शी चेंग की बातें असल में बोहट से वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स का विचार था। उन्होंने खुद कहने के बजाय शी शी चेंग का इस्तेमाल किया। ये खुद को सुरक्षित रखने का एक तरीका था। ये एक मच्योर पॉलिटिकल टैक्टिक थी। फैंग युआन ने ना तो इनकार किया और ना ही कुछ एग्री किया। उसने अपना हाथ हिलाया। ट्राइब के एलिट्स को लेकर इस पहाड़ से दूर चले जाओ। जी। ये देखकर कि शी शी चेंग थोड़ी दूर चला गया है, फैंग युआन के क्लोन ने पहाड़ के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। तुरंत ही फॉर्मेशन एक भट्टी में बदल गया। उससे तेज गर्मी निकलने लगी। ये गर्मी जल्दी ही पहाड़ के अंदर के हिस्से को झुलसाने लगी, जिससे पिघले हुए मैग्मा की लहरें बनने लगी। एक पल बाद एक धमाके के साथ पहाड़ की चोटी फट गई। धूल आसमान में उठने लगा और लावा की धाराएं पहाड़ से नीचे बहने लगी। टेम्परेचर तेजी से बढ़ गया। रॉकमैन गू मास्टर्स दूर से देख रहे थे। वो हैरान थे। प्राकृतिक वातावरण को बदलने और कुछ नहीं से एक ज्वालामुखी बनाने का ये तरीका सच में कमाल का था। यहां तक कि शी शी चेंग भी गहराई से प्रभावित हुआ। उसकी फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट कम थी। इस पॉइंट पर आखिरकार यूजर्स फॉर्मेशन का उपयोग समझ में आया जो उसने सेटअप किया था। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज आगे हुई। पहाड़ के ऊपर आसमान में एक बड़ा सा हाथ दिखाई दिया। वो पहाड़ जितना बड़ा था और उसकी पांचों उंगलियां फैली हुई थीं, जिससे ज्वालामुखी पर अनगिनत पेड़ बिखर गए। ये पेड़ एक बहती हुई रोशनी से ढके हुए थे। वो नरमाई से नीचे उतरे और सीधे लावा में ही लग गए। भयानक लावा जल्दी जड़ों द्वारा सूख लिया गया क्योंकि पेड़ों ने सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए। जल्द ही शाखाएं फैलने लगी और पत्ते उगने लगे। उनसे डूबते सूरज की खूबसूरत रोशनी निकल रही थी। ये सनसेट पैरासोल ट्रीज थे। एक पल बाद और भी हाथ बाहर आए और उन्होंने ज्वालामुखी पर फायर फीनिक्सेस को बिखरा दिया। एक एक करके फायर फीनिक्सेस ज्वालामुखी की चोटी पर उतरे। उन्हें जल्दी फॉर्मेशन द्वारा दबा और सील कर दिया गया। पूरा प्रोसेस फैंग युआन के क्लोन की निगरानी में हुआ। कोई भी अनापेक्षित दुर्घटना नहीं हुई। शी शी चेंग का मुंह खुला का खुला रह गया। वो इस दृश्य को हैरान होकर देख रहा था। भले ही उस पता था कि फैंग युआन रैंक 8 पर पहुंच चुका है, लेकिन यह देखना खुद से अनुभव करने से ज्यादा चौंकाने वाला था। इन फायर फीनिक्सेस में एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स भी थे। सिर्फ एक हाई शी शी चेंग को बिना किसी मुश्किल के मार सकता था। आखिर में फैंग युआन के क्लोन ने हर तरह के फायर पाथ बर्ड्स की एक बड़ी संख्या पीछे छोड़ दी। उनमें बहुत वैरायटी थी। ए फ्लैट से इसे फायर बर्ड माउंटेन के नाम से जाना जाएगा। ये तुम्हारी रॉकमैन ट्राइब का रिसोर्स पॉइंट है। फैंग युआन का क्लोन शी शी चेंग की तरफ उड़ा। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। शी शी चेंग ने जल्दी से घुटनों के बाल झुककर धन्यवाद किया। वो बहुत एक्साइटेड था। फैंग युआन का क्लोन मुस्कुराया। उठो, मैंने पहले कहा था कि मैं तुम सबकी मदद करूंगा। यह मिडसाइज्ड रिसोर्स पॉइंट तुम्हारी पहाड़ बनाने की कड़ी मेहनत का इनाम है। आपका ये सेवक शर्मिंदा है। शी शी चेंग बेहद आभारी था। इस फायरबर्ड माउंटेन के सामने उन्होंने जो मेहनत की थी वो सच में ना के बराबर थी। इस फायरबर्ड माउंटेन के फॉर्मेशन को बनाने में इस्तेमाल हुए गू वॉर्म्स, इस्तेमाल किया गया फॉर्मेशन चार्ट और सारे रिसोर्सेज फैंग युआन ने हाई दिए थे। ये एक तरह से उनके लिए उसका गिफ्ट था। फैंग युआन के क्लोन ने आगे कहा, मेन फ्यूचर में भी तुम्हें मिशंस देता रहूंगा। फायरबर्ड माउंटेन आखिरी नहीं है। शी शी चेंग हैरान रह गया। फैंग युआन की बातों में गहरा मतलब था। फायर फीनिक्सेस और सनसेट पैरासोल ट्रीज कहां से आए थे? उसने उन्हें लूटा था। फैंग युआन ने कहा कि फायरबर्ड माउंटेन आखिरी नहीं है। इसका मतलब था कि वो लूटपाट और रिस्क लेना जारी रखेगा। वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने फैंग युआन को बहुत हाई सटल सलाह दी थी। फैंग युआन का इनकार भी बहुत सटल था, लेकिन अगर कोई इस पर गौर करता
तो वो देख सकता था कि फैंग युआन का जवाब कितना दबंग और डराने वाला था। शी शी चेंग ने उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। यूज यह गिफ्ट मिलने के बाद थोड़ी खुशी भी महसूस हुई। इस फायरबर्ड माउंटेन के साथ मेरी रॉकमैन ट्राइब आखिरकार ऊपर उठ सकती है। लॉर्ड फैंग युआन ऐसे इंसान कैसे हो सकते हैं जिन्हें इतनी आसानी से मनाया या हिलाया जा सके? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। लॉर्ड फैंग युआन ने मुझे ट्राइब को लीड करने का काम दिया है। ये रिसोर्सेज मेरे कल्टिवेशन रिसोर्सेज भी हैं। जब तक मैं हद पार नहीं करता, मैं तेजी से कल्टिवेट कर सकता हूं और अपना कल्टिवेशन लेवल बढ़ा सकता हूं। शी शी चेंग की एथ में एक गर्मी थी। कोई भी गु इमोर्टल अपनी बैटल स्ट्रेंथ को कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस के प्रेशर में ट्रेजर करेगा और उसके लिए गहरी इच्छा रखेगा। फैंग युआन की पॉलिटिकल टैक्टिक की वजह से शी शी चेंग पहले ही दूसरे रॉकमैन गु इमोर्टल से अलग हो चुका था। रॉकमैन फायरबर्ड माउंटेन को मैनेज करने के लिए सूटेबल द ज्वालामुखी के आसपास की जमीन का टेम्परेचर गर्म था। ये रॉकमे के सोने के लिए एक अच्छी जगह थी। ऑफ कोर्स एग्मे ज्वालामुखियों को मैनेज करने के लिए सबसे सूटेबल थे। लेकिन फिलहाल फैंग युआन का एग्मे को लाने का कोई इरादा नहीं था। अभी के लिए इनवेरिएंट ह्यूमन ग्रुप्स को डेवलप करना ही काफी था। शी शी चेंग की बातों ने फैंग युआन को काफी समझ दी। पिछली लाइफ से अलग इस बार मैंने बहुत सारे वेरिएंट ह्यूमन ट्राइब्स को अपने साथ लिया है। मुझे उन्हें पालना और मजबूत करना होगा। मुझे अन पर थोड़ा ध्यान और रिसोर्सेज भी लगाने होंगे। फैंग युआन इन सारे वेरिएंट ह्यूमन ट्राइब्स को काबू करने के लिए एंस्लेवमेंट पाथ मेथड्स का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इस केस में वो उन्हें नर्चर करने का हर मौका खो देता। मेन ह्यूमन पाथ को समझना चाहता हूं। यह एंस्लेवमेंट पाथ जैसा नहीं है। हर किसी के अपने विचार और इच्छाएं होती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखने के लिए मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के विचारों और भावनाओं का ध्यान रखना होगा। कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते, चाहे कितने भी सिमिलर क्यों ना हो। लोग अपने अपने तरीके से अलग होते हैं। फैंग युआन को अचानक एक ख्याल आया। उसके दिमाग में एक इंस्पिरेशन बिजली की तरह कौंधी, जिसने उसके पूरे दिमाग को रोशन कर दिया। ये ह्यूमन पाथ की अनुभूति थी। अचानक फैंग युआन को एक खास बात समझ में आई। उसका एक्सप्रेशन अजीब सा हो गया। ह्यूमन पाथ, तो ये बात है। मेरे पास हमेशा से एक ह्यूमन पाथ किलर मूव था। इसी पाल उसका ह्यूमन पाथ अटेनमेंट लेवल मास्टर तक पहुंच गया। ह्यूमन पाथ मास्टर चैप्टर 1774। उसकी यूल के नीचे अजीब रोशनी सदर्न बॉर्डर। एक अनजान पहाड़ पर झरने का शोर था और धुंध हर तरफ फैली हुई थी। झरने की चट्टान पर फैंग युआन का इनर बॉडी एक चीद के पेट की डाली पर बैठा गहराई से सोच रहा था। ह्यूमन पाथ का इंस्पिरेशन अचानक से आया था। फैंग युआन ने इसे बहुत अहमियत दी। उसके इनर बॉडी और क्लोन ने अपने सारे काम रोक दिए और एक साथ इसके बारे में सोचने लगे। इसी पाल सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर एक फौज तैयार हो चुकी थी। वहां 1,00,000 स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स दी। वो घास के मैदान पर बिना हिले डुले खड़े द जैसे पत्थर की मूर्तियां हों। अन सबके चेहरे एक जैसे थे। वो फैंग युआन के में बॉडी जैसे दिखते थे। वो एकदम लाइन में खड़े थे और हर एक के बीच में बराबर का फासला था। यह फैंग युआन की मिरियड सेल्फ आर्मी थी जो उसने मिरियड सेल्फ इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके बनाई थी। फैंग युआन ने इस इंस्पिरेशन को पकड़ा और मिरियड सेल्फ इमॉर्टल गू को रोक दिया। उसकी जगह उसने मिरियड सेल्फ किलर मूव एक्टिवेट किया। थोड़ी ही देर में स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स की एक और बड़ी फौज बन गई। फैंग युआन ने सोचा और फिर तीसरी बार मिरियड सेल्फ किलर मूव का इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार उसने इमॉर्टल लेवल किलर मूव नहीं, बल्कि ओरिजिनल मॉर्टल किलर मूव का इस्तेमाल किया। रैंक 4 ऑल आउट एफर्ट गू कोर के रूप में, साथ में सप्लीमेंट्री बिटर स्ट्रेंथ गू, बोरो स्ट्रेंथ गू, सेल्फ रिलायंस गू, रिफाइन एसेंस स्पिरिट गू, अर्थ स्ट्रेंथ गू, वाटर स्ट्रेंथ गू, विंड स्ट्रेंथ गू, लाइटनिंग स्ट्रेंथ गू, फायर स्ट्रेंथ गू, लर्किंग सोल कोड गू, ब्रेथ कंसीलमेंट गू। आखिर में मिरियड सेल्फ किलर मूव बन गया, जो मैं बॉडी की सोल को स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स की एक विशाल आर्मी में बांट देता था। लेकिन क्योंकि यह एक मोर्टल किलर मूव था, यह स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स पिछली फैंटम आर्मी से कहीं ज्यादा कमजोर थे। पर यही शुरुआत थी। इस वक्त नॉर्दर्न प्लेन्स इंपीरियल कोर्ट कंटेस्ट के दौरान फैंग युआन ने 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग और सेल्फ स्ट्रेंथ को जोड़ा था और सोल पाथ, विजडम पाथ, की पाथ और एंस्लेवमेंट पाथ के किलर मूव्स को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करके एंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ को जोड़ने की सदियों पुरानी समस्या को सुलझाया था और इस मूव को बनाया था। इसके बाद इस मूव की नींव पर उसने स्ट्रेंथ पाथ, जायंट हैंड और रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील डेवलप किया। पहले वाले ने फैंग युआन को सही वक्त पर एक नया ऑफेंसिव मेथड दिया और कुछ समय तक उसका सबसे मजबूत मेथड रहा।
दूसरा वाला रैंक 7 होते हुए रैंक 8 से लड़ने की फैंग युआन की कैपेबिलिटी का सबसे जरूरी ट्रम्प कार्ड था। चाहे वो मिरियड सेल्फ हो, स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड हो, या रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील, वो सब बेहद खास द वो टॉप टियर किलर मूव्स में भी टॉप पर थे। अभी फैंग युआन को कुछ ह्यूमन पाथ इंस्पिरेशन मिला था। उसने उसके सोर्स को ट्रेस किया और ओरिजिनल वर्जन के मोर्टल किलर मूव मिरियड सेल्फ को एक बार फिर मॉडिफाई किया। फैंग युआन के में बॉडी और क्लोन ने एक साथ डिडक्शन किया और उसी समय उसका क्लोन लाइट ऑफ विजडम में नहा रहा था। किलर मूव जल्द हाई मॉडिफाई हो गया। फैंग युआन ने चौथी बार मिरियड सेल्फ एक्टिवेट किया। इस बार उसने फिर से एक स्ट्रेंथ पाथ फैंटम आर्मी बनाई, लेकिन पहली तीन से अलग। भले ही ये आर्मी चुपचाप खड़ी थी, लेकिन हर एक फैंटम के चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशंस थे। कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ एक ही सिकोड़े हुए कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ में मारने का इरादा था, कुछ एक्सप्रेशनलेस कुछ एक ही बैंड करके आराम कर रहे थे, कुछ के चेहरे शांत कुछ की एक ही इधर उधर घूम रही थीं, आसपास की हर चीज को लेकर क्यूरियस जबकि कुछ आ भर रहे थे और बड़बड़ा रहे थे, बेहद बोर दिख रहे थे। फैंग युआन का डिवाइन सेंस इन फैंटम्स के ऊपर से गुजरा। उसके दिमाग में अनगिनत विचार बिजली की तरह कौंध गए। थोड़ी देर बाद फैंग युआन और उसके क्लोन ने इन फैंटम आर्मीज को छोड़ दिया और एक बार फिर डिड्यूस करने के लिए विजडम पाथ मेथड्स एक्टिवेट किए। यह डिडक्शन 6 घंटे तक चला। डिडक्शन सफल होने के बाद फैंग युआन को एक बेहद कॉम्प्लेक्स मॉर्टल मिरियड सेल्फ किलर मूव मिला जो गू वॉर्म्स के मामले में ओरिजिनल से कई गुना बड़ा था। उसने इस किलर मूव को एक्टिवेट किया। क्योंकि इस किलर मूव में बहुत सारे गू वॉर्म्स दी अरेंजमेंट्स बहुत कॉम्प्लेक्स था, एक रैंक 8 गू इमॉर्टल होते हुए भी फैंग युआन को काफी देर बाद ही सफलता मिली। इस बार मिरियड सेल्फ फैंटम्स की संख्या ओरिजिनल 3 वर्जन्स से बहुत कम थी, लेकिन उन सब में अपनी अलग पहचान थी। इनमें से कुछ मिरियड सेल्फ फैंटम्स दौड़ रहे थे, कूद रहे थे, बैठकर सोच रहे थे, खेल रहे थे, कुछ तो गुस्से में भी थे और आक्रामक होकर आसपास के मिरियड सेल्फ फैंटम्स पर हमला कर रहे थे, जिससे बहुत बड़ा हंगामा हो गया। मिरियड सेल्फ फैंटम्स के बीच हंगामा तेजी से बढ़ा। थोड़ी देर बाद ये सारे मिरियड सेल्फ फैंटम्स एक बड़ी मारपीट में लगे हुए थे। भले ही कुछ हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, पर उनके पास कोई चारा नहीं था। इन मिरियड सेल्फ फैंटम्स की ताकत एक जैसी नहीं थी, कुछ ज्यादा ताकतवर कुछ कमजोर। फैंग युआन की आंख में तेज रोशनी चमकी। उसने देखा कि इस हंगामे भरी लड़ाई में जो मिरियड सेल्फ फैंटम्स जीत रहे वो और ताकतवर हो रहे थे, जबकि जो हार रहे वो कमजोर हो रहे थे या फिर नाश हो जा रहे थे। मिरियड सेल्फ फैंटम्स की संख्या तेजी से गिरने लगी। जल्द ही 10 से भी कम फैंटम्स अभी भी शिद्दत से लड़ रहे थे। आखिर में बैटलफील्ड पर सिर्फ एक फैंटम खड़ा था, बाकी सारे फैंटम्स नाश हो चुके थे। ये फैंटम पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर था, लेकिन अभी भी मोर्टल लेवल पर ही था। ये फैंटम बिल्कुल फैंग युआन जैसा दिखता था, लेकिन ये गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। उसने फैंग युआन के टाइम पाथ क्लोन पर गहरा मारने का इरादा और दुश्मनी दिखाते हुए गुर्राया, लेकिन उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की। वो पिछले कुछ मिरियड सेल्फ फैंटम्स के ग्रुप्स की तरफ लपका। यह मिरियड सेल्फ फैंटम्स चुपचाप खड़े थे और फैंग युआन के ऑर्डर के बिना वो हिले नहीं। उन्होंने गुस्से वाले फैंटम को अन पर हमला करने दिया। अन सबको मारने के बाद इस गुस्से वाले फैंटम का ऑरा बार बार बढ़ता गया। उसने मॉर्टल लेवल की हद पार कर दी और एक रैंक 6 गू इमॉर्टल के लेवल तक पहुंच गया। ये देखकर फैंग युआन के में बॉडी और क्लोन दोनों के चेहरों पर खुशी छा गई। फैंग युआन के क्लोन ने हाथ हिलाया। बाकी बची मिरियड सेल्फ आर्मी एक लहर की तरह आगे बढ़ी, इस गुस्से वाले फैंटम को घेर लिया और उससे मरने मारने की लड़ाई शुरू कर दी। गुस्से वाले फैंटम की ताकत कमाल की थी। भले ही वो घिरा हुआ था, वो बिना डरे लड़ता रहा। हर फैंटम को नाश करने पर वो थोड़ा और मजबूत हो जाता। वो थकना नहीं जानता था। वो एक फाइटिंग मशीन जैसा था जो लगातार बढ़ता जाता। वो गुर्रता और दहाड़ता हुआ बैटलफील्ड पर दाता रहा। आखिर में जब वो रैंक 6 से रैंक 7 तक पहुंच गया, टैब फैंग युआन का मेन बॉडी आखिरकार हिला। उसने एक किलर मूव एक्टिवेट किया और खुद स्ट्रेंथ पाथ फैंटम को मार डाला। इस चौथे मिरियड सेल्फ किलर मूव जिसे फैंग युआन ने इस्तेमाल किया था, उससे बहुत हाई यूनिक स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स बने जिनके अपने विचार और पर्सनालिटीज यहां तक कि उसका में बॉडी भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता था। और हैरानी की बात यह थी कि इन सब में बढ़ने की भयानक पोटेंशियल थी। गुस्से वाला फैंटम रैंक 4 लेवल से शुरू हुआ था, लेकिन आखिर में वो एक रैंक 7 गू इमॉर्टल के लेवल तक पहुंच गया। ऑफ कोर्स सिर्फ उसका ऑरा और लेवल ही टूटा था। उसकी अपनी बैटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं थी। वो मामूली एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट से भी कमजोर था। क्योंकि उसका शरीर फैंटम था,
वो एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट जितना मजबूत नहीं था। उसकी इंटेलिजेंस भी लिमिटेड थी। वो लड़ने के लिए गू वॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, उसके पास सिर्फ लड़ने की प्रवृत्ति थी। चाहे मिरियड सेल्फ इमॉर्टल गू हो या मिरियड सेल्फ किलर मूव, दोनों हाई मेरी सोल खर्च करते हैं। यह इस किलर मूव का आधार है। ये एक ऐसी कमजोरी है जिसे टाले नहीं जा सकता। ठीक इसी वजह से, क्योंकि ये स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स एक हाई सोल से आते हैं, उनकी सोल्स आपस में मिल सकती हैं, वो एक दूसरे को खाकर मजबूत हो सकते हैं। आखिरी मिरियड सेल्फ किलर मूव जो मैंने एक्टिवेट किया है, वो अब सिर्फ एंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ का संगम नहीं है, यह आगे बढ़कर एक ह्यूमन पाथ किलर मूव बन गया है। फैंग युआन का टाइम पाथ क्लोन पूरे समय लाइट ऑफ विजडम में नहा रहा था, उसकी ईरी में अनिश्चितता और तेज रोशनी चमक रही थी। इस पॉइंट पर किलर मूव मिरियड सेल्फ एक सच्चा ह्यूमन पाथ किलर मूव बन चुका था, जबकि मिरियड सेल्फ इमॉर्टल गू एक ह्यूमन पाथ इमॉर्टल गू साबित हो चुका था। पिछली लाइफ में फैंग युआन को अफसोस हुआ था कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर हमला करते वक्त उसके पास ह्यूमन पाथ मेथड या फाउंडेशन की कमी थी। सच तो यह था कि उसके पास ये हमेशा से था, लेकिन क्योंकि उसके पास बहुत सारी परेशानियां और सोचने के लिए चीजें थीं, उसने लड़ाई के दौरान इस पर ध्यान नहीं दिया। यह इस कविता जैसा था, कभी कभी जो चीज बिल्कुल सामने होती है वो ही दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम उसके बहुत करीब होते हैं। ह्यूमन पाथ में उसकी खोज उसकी पिछली लाइफ के 500 सालों में शुरू हो चुकी थी, लेकिन यूसेज एस्पेक्ट में कोई जागरूकता नहीं थी। एक इंसान की जिंदगी हाई ह्यूमन पाथ की तरफ उसकी अपनी खोज है। मिरियड सेल्फ इमॉर्टल गू के अलावा मेरे पास एक और ह्यूमन पाथ इमॉर्टल गू है, वो है परसिवियरेंस गू। रुको, सिर्फ परसिवियरेंस गू हाई नहीं, सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू जो मैंने चुराया था वो भी एक ह्यूमन पाथ गू वर्म है। लेस देन ग्रेटर देन को देखते हुए होप गू, वैनिटी गू, गट्स गू, स्टबन गू, प्राइड गू, सेल्फ गू, सफरिंग गू, क्या ये सब ह्यूमन पाथ गू वॉर्म्स नहीं थे? कोई हैरानी नहीं कि लेस देन ग्रेटर देन को ह्यूमन पाथ का असली इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसमें सच में ह्यूमन पथ की गहरी बातें छुपी हैं। फैंग युआन ने मन ही मन आ भरी इस पॉइंट पर। वो आखिरकार लेस देन ग्रेटर देन को एक ऐसी समझ के साथ पढ़ सकता था जो इसे पढ़ने के लिए जरूरी थी। फैंग युआन लगभग 600 साल जीने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था। उसका ह्यूमन पाथ का इंस्पिरेशन वेरिएंट ह्यूमंस को पालने से नहीं मिला था, यह इस क्रूशियल क्वालिटेटिव ब्रेक थ्रू का नतीजा था जो उसने काफी लाइफ एक्सपीरियंसेस जमा करने के बाद हासिल किया था। ये बारूद के एक छोटे से ढेर जैसा था जिसे एक चिंगारी ने जला दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, फैंग युआन ने अपनी ओरिजिनल सीमाओं को पार किया और ह्यूमन पथ में एक नए लेवल पर पहुंच गया। ये उसकी गहरे अनुभव के बाद हुई ग्रोथ थी, प्रोग्रेस बहुत हाई स्मूथ थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, हेवनली कोर्ट। सेंट्रल ग्रेट हॉल में घना बैंगनी और धीरे धीरे शांत हुआ और फिर पूरी तरह से फेरी जी वे के दिमाग में वापस समा गया। फेरी जी वे ने हल्के से माथा सिकोड़ा, ये शैतान फैंग युआन अब क्या साजिश रच रहा है? लैंग या ब्लेस्ड लैंड की लड़ाई में हेवनली कोर्ट बुरी तरह हारा था। फेरी जी वे ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली। उसने तेजी से फैंग युआन के बारे में इंफॉर्मेशन फ्री में फैला दी। लेकिन फिलहाल फैंग युआन बहुत अजीब था, उसने कोई एक्शन नहीं लिया था। आमतौर पर स्टारकास्ट के एक्सपोज होने और चेन यी और थंडर गोस्ट ट्रू मोना की मौत के बाद फैंग युआन जरूर इस खबर को हर जगह फैला देता ताकि हेवनली कोर्ट की इज्जत पर हमला कर सके और बाकी 4 रीजन्स को हेवनली कोर्ट के और भी खिलाफ कर सके। लेकिन फैंग युआन ने ऐसा नहीं किया। फेरी जी वेई को हमेशा से एक बेचैनी थी। पिछले कुछ दिनों से वो फैंग युआन की हर हरकत पर नजर रख रही थी। अगर कोई छोटी सी भी घटना होती तो वो पूरी ताकत से यूज डिड्यूस करती। फेरी जी वेई को सदर्न बॉर्डर में फैंग युआन के कारनामों के बारे में पहले ही पता चल चुका था। लेकिन फैंग युआन ने ची क्लैन को टारगेट क्यों किया? उसका क्या मकसद था? क्या वो सच में सिर्फ ची क्लैन के अनटीन रिसोर्स पॉइंट्स के पीछे था? पहले प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच में फॉर्मेशन नाश हो गया था। क्या वो रहस्यमय गू इमॉर्टल फैंग युआन था? या शायद लंग या ब्लेस्ड लैंड को अपने में मिलाने और एक बड़ा फाउंडेशन पाने के बाद वो ऐप गू रिफाइन करना चाहता है? या शायद उसने पहले हाई स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करके रिबर्थ ले लिया है। वो अपनी रिबर्थ की नॉलेज का इस्तेमाल करके अब अपने सारे पोटेंशियल एडवांटेजेस हासिल कर रहा है। फेरी जी वे की ईद में अनिश्चितता चमक रही थी। फैंग युआन का स्प्रिंग ऑटम सकाडा एक्सपोज होने के बाद उसके दुश्मन जब भी उसके एक्शंस के बारे में सोचते तो इसे जरूर कंसिडर करते। फेरी जी वे हमेशा से इस बात पर ध्यान दे रही थी। एक बार फैंग युआन ने रिबर्थ ले लिया तो स्प्रिंग ऑटम सकाडा को रिकवर होने में काफी वक्त लगेगा। वही यूज मारने का सबसे अच्छा समय होगा। साथ ही मैंने जो भी मेथड्स इस्तेमाल किए हैं वो सब फैंग युआन को पता होंगे
मुझे अपनी लड़ाई की टैक्टिक्स बदलनी होंगी। ये बहुत जरूरी था कि फैंग युआन ने स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करके रीबर्थ लिया था या नहीं। अगर उसने किया था तो फेरी जी वेई को अपने सारे ओरिजिनल प्लान्स रोककर शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। हालांकि भले हाई फेरी जी वेई ने अपनी पूरी ताकत से डिड्यूस किया, यहां तक कि स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड का इस्तेमाल करने के बाद भी वो कंफर्म नहीं कर पाई कि फैंग युआन ने रीबर्थ लिया है या नहीं। फैंग युआन ने प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच में फॉर्मेशन नाश्त कर दिया लेकिन ड्रीम रेल्म्स नहीं लिए। मेंगतू और बाकी सबसे निपटते वक्त वो बहुत सीक्रेटिव था। यहां तक कि ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड के लिए भी फैंग युआन ने यूज खुले आम इस्तेमाल नहीं किया, उसने उस छुपाने के लिए सुपर फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। हेवनली कोर्ट यूज सूंग बुजिन से लिंक नहीं कर पाया। उसका स्मोक बॉम्ब बहुत हाई शानदार था, उसने फेरी जी वेई को सफलतापूर्वक कंफ्यूज कर दिया था। फैंग युआन की विजडम पाथ अटेनमेंट इस मामले में एक बड़ी मदद थी। ये रिबर्थ पिछले वालों से बहुत अलग था। मजबूत दुश्मन हेवनली कोर्ट के खिलाफ उस हर वक्त इंक इफेक्ट को ध्यान में रखना पड़ता था। फैंग युआन चालाक और चतुर है, उसने हमारे लिए बहुत कम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन छोड़ी है। फेरी जी वे ने गुस्से में सोचा, वो मुड़ी और सेंट्रल ग्रेट हॉल से निकल गई, उस जगह पहुंची जहां उसने स्पेक्ट्रल सोल को कैद कर रखा था। सोल सर्च। स्पेक्ट्रल सोल ने थोड़ी देर तक विरोध किया और फिर हार मान ली। यादों की लहरें निकाली जाने लगी। गोल्डन ड्रैगनफिश पालने का राज? फेरी जी वे पहले खुश हुई और फिर निराश हो गई। अगर ये पहले होता तो फेरी जी वे फैंग युआन के मेन सोर्स ऑफ इनकम को टारगेट करके बहुत खुश होती, लेकिन अब जब उसने लंग या ब्लेस्ड लैंड हासिल कर लिया था, उसके सारे बिजनेसेस उसने ले लिए थे। यह मेथड जो फेरी जी वे को मिला था अब उतना काम का नहीं था। फिर भी मेन फैंग युआन को दबाने का ये मौका नहीं छोड़ सकती। फेरी जी वे ने सोचा और दांत पीसते हुए अपना फैसला किया। लेकिन उस पता नहीं था, जब वो सोच रही थी, उसकी एनु की गहराइयों में एक काली अजीब रोशनी एक पाल के लिए चमकी। चैप्टर 1775 ग्रीन गोस्ट डेजर्ट का विकास। सदर्न बॉर्डर में यूएस रात, तारों भरा आसमान धुंधला था, तेज हवाएं चल रही थीं, एक तूफान आने वाला था। डूगू इमोर्टल्स अपनी पहचान छुपाते हुए तेजी से उड़ रहे थे, घने काले बादल उन्हें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कंसीलमेंट दे रहे थे। ये यही है। चलते हुए एक गू इमोर्टल बोला। दूसरा तुरंत रुक गया। इसके बाद काले बादलों के बीच में एक इमोर्टल बैटलफील्ड धीरे से खुला, उसने दोनों गू इमोर्टल्स को अंदर खींच लिया और फिर तेजी से बैंड हो गया। दोनों गू इमोर्टल्स इमोर्टल बैटलफील्ड में दाखिल हुए और अपना भेस उतार दिया, वो अपने असली रूप में वापस आ गए। जिसका कल्टिवेशन लेवल कम था वो आम दिखने वाला था, लेकिन दूसरा एक रैंक 8 गू इमोर्टल था जिसकी बड़ी शान और इज्जत थी। वो मशहूर ची क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ची कुयू था। अगर दूसरे राइचस पाथ गू इमोर्टल्स ये देखते तो वो हैरानी से आड़े फाड़े रह जाते और चिल्ला पड़ते। महान ची कुयू अंधेरे में चुपके चुपके घूम रहा था। वो किससे मिल रहा था? सीनियर ची कुयू, हम फिर मिल रहे हैं। इमोर्टल बैटलफील्ड की रक्षा कर रहा गू इमोर्टल के पास ड्रीम पाथ ऑरा था और उसका चेहरा आमसा था, वो इस टाइप का था जो भीड़ में घुल मिल जाए। ची कुयू ने यूज देखा और नाखुशी से कहा, फैंग युआन, मुझे लगा तुम्हारा में बॉडी आएगा। ही, तुम कुछ ज्यादा ही सावधान नहीं हो? जो ची कुयू का इंतजार कर रहा था वो फैंग युआन हाई था, और ये बैटलफील्ड यामा बैटलफील्ड था। लेकिन फैंग युआन अपने में बॉडी में नहीं आया था, ये एक पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी था जो उसने बनाया था। फैंग युआन के क्लोन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डरपोक हूं और मौत से डरता हूं, कृपया मुझे समझने की कोशिश करें, सीनियर ची कुयू। डरपोक और मौत से डरता है? ची कुयू की भौहें उठ गईं, उसने ट्रेजर येलो हेवन में बिक रही थंडर गोस्ट ट्रू मोना की 3 पसलियों के बारे में सोचा, और उस वक्त के बारे में जब फैंग युआन ने वू यीहे का भेस बनाया था, और हाल ही में फैंग युआन की लूटपाट से हुए नुकसान के बारे में भी। वो मुस्कुराया और ताना मारते हुए बोला, फैंग युआन, तुम कुछ ज्यादा ही हम्बल हो। मैं वो चीज ले आया हूं जो तुम्हें चाहिए, चलो वक्त बर्बाद ना करें, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, चलो ट्रांजैक्शन करते हैं। ये जगह ये टियन माउंटेन के पास थी, लोकेशन काफी सेंसिटिव थी, ची कुयू लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बिल्कुल, फैंग युआन के क्लोन ने सिर हिलाया। दोनों ने वहीं पर अपना ट्रांजैक्शन पूरा किया। ची कुयू को एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू मिला, जबकि उसके साथ वाला गू इमोर्टल फैंग युआन के क्लोन की तरफ उड़ गया। जो गू इमोर्टल ची कुयू के साथ आया था वो भी फैंग युआन का ड्रीम पाथ क्लोन हाई था। जब फैंग युआन और ची कुयू एक एग्रीमेंट पर पहुंचे तो उन्होंने पहले सदर्न बॉर्डर के कुछ लोकेशंस को टारगेट किया और बिखरे हुए ड्रीम रेल्म्स हासिल किए,
फिर उन्हें पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज में बदल दिया। इसके बाद इन प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक क्लोन्स का इस्तेमाल करके उसने चीकू यू से कम्युनिकेट किया और उससे मिला। चीकू यू उनमें से एक को अपने साथ ले गया और ये टियन माउंटेन पर सीक्रेट फॉर्मेशन स्पेस में बैकडोर के जरिए दाखिल हुआ। वहां फैंग युआन के पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक क्लोन ने एक मेथड का इस्तेमाल करके बाकी ड्रीम रेल्म्स को पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज में बदल दिया और उन्हें अपने इमॉर्टल एपर्चर में भर लिया। ओरिजिनल प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक एक शैडो सेक्ट मेंबर विजडम पाथ के महान एक्सपर्ट ओल्ड मैन यान शी से आया था। किलर मूव प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर ट्रांसफॉर्मेशन उसकी जिंदगी भर की रिसर्च का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। उसके पास जो ओरिजिनल प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर ट्रांसफॉर्मेशन था वो प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक का सबसे एक्सट्रीम फॉर्म बना सकता था। उसके पास जीने के लिए 18 घंटे होते थे और हर 2 घंटे में कल्टिवेशन लेवल 1 रैंक बढ़ जाता था। आखिरी पाल में उसका रैंक 9 कल्टिवेशन लेवल होता। लेकिन ये टियन माउंटेन पर लड़ाई के बाद शैडो सेक्ट का सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू जो अनगिनत सालों की मेहनत से बना था फैंग युआन को मिल गया, जबकि स्पेक्ट्रल सोल ड्रीम रेल्म में फंस गया। दूसरी ये टियन माउंटेन लड़ाई के दौरान पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क बाकी बची शैडो सेक्ट फोर्सेस को लेकर हमला करने आया स्पेक्ट्रल सोल के में बॉडी को बचाने की कोशिश में। लड़ाई के दौरान पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने भी पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, लेकिन वो इनकम्प्लीट वर्जन था। प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज भी फ्लॉड दी, वो ओरिजिनल जितने स्ट्रांग नहीं थे। फैंग युआन को जो वर्जन मिला था वो भी यही इनकम्प्लीट वाला था, लेकिन बाद में यूज ओरिजिनल वर्जन स्पेक्ट्रल सोल के असली इनहेरिटेंस से मिल गया। फैंग युआन की पिछली लाइफ में ये प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर ट्रांसफॉर्मेशन किलर मूव हेवनली कोर्ट ने हासिल कर लिया था। फेरी जी वे ने स्पेक्ट्रल सोल को लंबे समय तक सोल सर्च करने के बाद इसे हासिल किया था। कुछ ही समय बाद फंग जिन हुआंग ने एक फ्यूचर वेनरेबल की प्रतिभा दिखाई। उसने असल में ओरिजिनल वर्जन के पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर ट्रांसफॉर्मेशन को परफेक्ट कर दिया, जिसमें एक बड़ी कमी थी। इसके बाद हेवनली कोर्ट को परफेक्ट प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक मिल गया, 11वां एक्सट्रीम फिजिक। सेंट्रल कॉन्टिनेंट की आखिरी लड़ाई में जब फैंग युआन ने 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन पर हमला किया तो उसने फंग जिन हुआंग से परफेक्टेड प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज को पकड़ लिया और उनकी क्रिएशन को समझा। उसने परफेक्ट प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज बनाने का मेथड भी हासिल कर लिया। अभी जब फैंग युआन ने चीकू यू के साथ ट्रांजैक्शन किया तो उसने परफेक्ट प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक का इस्तेमाल नहीं किया, वो इस इनकम्प्लीट किलर मूव का इस्तेमाल कर रहा था जो पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने यूज दिया था। क्योंकि इस इनकम्प्लीट वर्जन की लाइफ स्पैन में एक टाइम लिमिट थी, समय पूरा होने पर यह खुद ही फट जाता। फैंग युआन ने इस कमी का अच्छा इस्तेमाल किया। अगर चीकू यू ने यूज नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो यूज प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी नहीं मिलती। ट्रांजैक्शन से पहले फैंग युआन ने चीकू यू को इस कमी के बारे में बता दिया था। ये जानने के बाद कि पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज खुद ही फट जाएंगे, चीकू यू का चेहरा बिगड़ गया, लेकिन ड्रीम पाथ रिसर्च रिजल्ट्स के लिए यूज ये मानना पड़ा। ये देखकर कि पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी फैंग युआन के पास वापस चली गई, उसने भी राहत की सांस ली। अगर ये चीज उसके आसपास फट जाती तो चीकू यू के फॉर्मेशन पाथ मेथड्स भी उसके खिलाफ भी असर हो जाते। इस ट्रांजैक्शन में दोनों पार्टीज के लिए बड़ा रिस्क था, लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत हाई अलूरिंग द दोनों तरफ से ये एक जुआ था। इस पहले ट्रांजैक्शन के बाद दोनों पार्टीज काफी संतुष्ट थे, अब उन्हें आगे बढ़ने में ज्यादा कॉन्फिडेंस था। जाने से पहले उन्होंने दूसरे ट्रांजैक्शन की जगह और समय तय किया। उन्होंने कम्युनिकेट करने के लिए कई गुप्त और सुरक्षित तरीके भी आयोजित किए। फैंग युआन का ची क्लैन के साथ ट्रांजैक्शन पिछली लाइफ से काफी बदल गया था। पिछली बार फैंग युआन ने ड्रीम रेल्म्स को ची क्लैन के इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स और इमॉर्टल मटेरियल्स के बदले एक्सचेंज किया था, क्योंकि उस वक्त उसके पास इमॉर्टल एसेंस की कमी थी। लेकिन अब फैंग युआन ने लंग या ब्लेस्ड लैंड को अपने में मिला लिया था और रैंक 8 पर एडवांस हो गया था। अपने रैंक 8 इमॉर्टल एसेंस के साथ उसके पास इमॉर्टल एसेंस की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, बल्कि उसके पास ड्रीम रेल्म्स की कमी थी। पिछली लाइफ में उसने लगभग सारे ड्रीम रेल्म्स जो बाहर बिखरे हुए द एक्सप्लोर कर लिए थे। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा एक्सप्लोर करने लायक बचा था, क्योंकि उसने उन्हें चीकू यू को बेच दिया था। फैंग युआन को बड़ी संख्या में ड्रीम रेल्म्स की जरूरत थी, वो जो यी टियन माउंटेन पर थे, क्योंकि उस पता था कि स्पेक्ट्रल सोल सभी पाथ्स में एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर था। उसका ड्रीम रेल्म यी टियन माउंटेन पर था, वहां ह्यूमन पाथ, इंफॉर्मेशन पाथ और की पाथ के ड्रीम रेल्म्स होने की संभावना थी।
अगर वो स्पेक्ट्रल सोल के अटेनमेंट लेवल्स को पूरी तरह से इनहेरिट कर सकता तो फैंग युआन हर एक रैंक 8 ग्रोटो हेवन को अनेक्स करने के काबिल हो जाता। स्पेक्ट्रल सोल का ह्यूमन पाथ अटेनमेंट लेवल नेचुरली ग्रेट ग्रैंड मास्टर था। ऐसे फाउंडेशन के बिना वो सॉवरन इमॉर्टल फीटस गु कैसे बना सकता था? मेरा करंट ह्यूमन पाथ अटेनमेंट लेवल मास्टर है। ये मेरी 600 साल की मेहनत का नतीजा है। फैंग युआन जानता था कि अपने ह्यूमन पाथ अचीवमेंट के साथ वो अलग अलग वेनरेबल्स द्वारा छोड़े गए हेवनली कोड के ह्यूमन पाथ मेथड से निपट नहीं सकता। वो अभी भी बहुत यंग था, उसका एक्यूमुलेशन काफी गहरा नहीं था। रेड लोटस डेमन वेनरेबल 3000 साल जिया, ये वेनरेबल्स में सबसे कम था, लेकिन सच तो ये था कि अपने रिबर्थ्स की वजह से उसकी उम्र 3000 से कहीं ज्यादा थी। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल 25,000 साल जिया, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल 19,000 साल, जबकि जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल 12,000 साल जिया। यह टीम लाइफ स्पैन के मामले में टॉप 3 वेनरेबल्स थे। उनके मेथड से निपटने के लिए फैंग युआन को तेजी से ग्रो करने के लिए ड्रीम रेल्म्स का इस्तेमाल करना पड़ा। ह्यूमन पाथ के अलावा इंफॉर्मेशन पाथ, की पाथ और यहां तक कि आइस एंड स्नो पाथ भी वो एरियाज द जिन्हें फैंग युआन चाहता था। फैंग युआन का मेन बॉडी इस ट्रांजैक्शन लोकेशन के पास ही था। चीकुय के जाने के बाद उसने थोड़ी देर बाद अपने क्लोन्स को बुलाया। जल्द ही उसने दोनों प्योर ड्रीम क्लोन्स को अपने सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में रख दिया। इस बार फैंग युआन को जो ड्रीम रेल्म्स माइल द वो ह्यूमन पाथ के नहीं थे, वो ज्यादातर की पाथ के थे। की पाथ ड्रीम रेल्म्स बहुत काम के थे। अगर फैंग युआन के पास की पाथ में ग्रेट ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल होता तो वो चीसी ग्रोटो हेवन को अनेक्स कर पाता, उसका कल्टिवेशन लेवल तेजी से बढ़ जाता। फैंग युआन ने ड्रीम रेल्म्स को स्टो किया, उसने फैमिलियर फेस एक्टिवेट किया और फिर फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल के किलर मूव का इस्तेमाल करके सदर्न बॉर्डर से निकल गया। अगले हाइपैल वो वेस्टर्न डेजर्ट पहुंचा। उसने फिर से विजडम पाथ गु इमॉर्टल सुंग बू जिन का भेस बना लिया। ग्रीन गोस्ट डेजर्ट में थोड़ी देर उड़ने के बाद फैंग युआन ने फैंग क्लैन के रैंक 7 गु इमॉर्टल फैंग हुआ शेंग को देखा। वो फैंग क्लैन का तीसरा सुप्रीम एल्डर था, हीलिंग मेथड्स में एक्सपर्ट। उसने सफेद चोगा पहना हुआ था और उसके बाल सफेद दी। जैसे ही उसने फैंग युआन को आते देखा, उसका सख्त चेहरा एक गरम मुस्कान में बदल गया। दोस्त सुंग बूजिन, कैसे हो? फैंग हुआ शेंग ने सलाम किया। फैंग युआन ने सिर हिलाया। फिक्र करने के लिए शुक्रिया। मेरा यहां आने का मकसद फैंग क्लैन के साथ मिलकर ग्रीन गोस्ट डेजर्ट को डेवलप करना है। फैंग युआन तेजी से आगे बढ़ा और साफ साफ बोला, बिना वक्त जाया किए अपना इरादा बता दिया। ये पिछली लाइफ से अलग था। पिछली बार सुंग बूजिन की पहचान एक्सपोज हो गई थी, उसका फैंग क्लैन से कनेक्शन टूट गया था। नतीजतन फैंग युआन को अपनी असली पहचान से फैंग क्लैन को एक्सटॉर्ट करना पड़ा। भले हाई फैंग क्लैन मान गया और उस कुछ रिसोर्सेज दिए, लेकिन यह फैंग युआन के ओरिजिनल प्लान्स का हिस्सा नहीं था। इसके अलावा फैंग क्लैन ने फैंग युआन को इनाम के तौर पर एक इमॉर्टल गु का वादा भी किया था, लेकिन उसके एक्सपोज होने के बाद उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में जब फैंग युआन ने डांगहू माउंटेन को रिपेयर किया तो उसके पास सोल बीस्ट्स की कमी थी और वो काफी गट्स गु नहीं बना पा रहा था। उसकी अपनी सोल पाथ कल्टिवेशन बहुत धीमी हो गई थी। उसने इस नुकसान पर कई बार अफसोस किया था। इसने उसकी ग्रोथ को बहुत रोका, उसका कल्टिवेशन पाथ डिसरप्ट हो गया था। लेकिन अब फैंग युआन ने इस इश्यू पर ध्यान दिया और उस बदल दिया। भले हाइसुंग बूजिन ने चैन ई के सामने ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड का इस्तेमाल किया था और फॉर्मेशन स्पेस में फंग जियोगे के खिलाफ भी, दोनों सिचुएशंस बहुत अलग थीं। बिना किसी सबूत के कोई भी फैंग युआन को सुंग बूजिन से लिंक नहीं कर सकता था। भले हाई दोनों थेफ्ट पाथ मेथड्स द पांचों रीजन्स में अभी भी थेफ्ट पाथ गु इमॉर्टल्स थे। फिलहाल ज्यादातर लोग सोचते थे कि लंग या ब्लेस्ड लैंड की लड़ाई में फैंग युआन का थेफ्ट पाथ मेथड लैंग या ब्लेस्ड लैंड का फाउंडेशन था। आखिर लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने कभी थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल के साथ काम किया था। फैंग हुआ शेंग का चेहरा गंभीर था और उसने आ भरते हुए कहा, डिवाइन बीन पलस की लड़ाई के बाद से सुंग बूजिन, तुम हमारी यादों में गहराई से बस गए हो। हमें तुम्हारे साथ कोऑपरेट करके बहुत खुशी होगी, लेकिन अब। फैंग हुआ शेंग ने इतना कहकर पौज लिया, अपना सिर उठाकर फैंग युआन के चेहरे को देखा। लेकिन उस निराशा ही मिलनी थी। फैंग युआन के शांत चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं बदला। फैंग हुआ शेंग के पास कोई चारा नहीं था सिवाय आगे कहने के, अभी हमारा फैंग क्लैन एक अजीब सिचुएशन में है। हम वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ के प्रेशर का सामना कर रहे हैं जो हमें परेशान कर रहा है। खासकर हाल ही में, दोस्त सुंग बूजिन, ऐसी अफवाहें हैं कि तुम असल में शैतान फैंग युआन हो।
क्योंकि तुम दोनों के पास इमॉर्टल गू चुराने का मेथड है और तुम दोनों हेवनली कोर्ट के खिलाफ हो। अस शैतान फैंग युआन के पास फैमिलियर फेस भी है। वो खुद को छुपा सकता है और उसका दिल बहुत क्रूर है, हम सच में उससे बच नहीं सकते। यहां तक कि हेवनली कोर्ट भी उसके सामने लाचार है। चैप्टर 1776 फैंग क्लैन का एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर फैंग हुआशेंग की परेशानियां और शिकायतें असल में फैंग युआन के सामने जानबूझकर लाई गई बाधाएं थीं। लेकिन फैंग युआन का चेहरा नहीं बदला, उसका मन एकदम शांत था, क्योंकि उसने ऐसी अफवाहों के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था। जब से वो हेवनली कोर्ट के खिलाफ जा रहा था, यूज दूर की सोच रखनी ही थी। फिलहाल वो पांचों रीजन्स के ऊपर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, पूरे गू वर्ल्ड को शतरंज की बिसात की तरह इस्तेमाल करके हेवनली कोर्ट से मुकाबला कर रहा था। ये अफवाह की सूंग बू जिन और फैंग युआन एक ही इंसान हैं, हेवनली कोर्ट से नहीं आई थी। फेरी जी वे के पास कोई सबूत नहीं था, भी बुनियाद अंदाजे सिर्फ हेवनली कोर्ट की इज्जत खराब करते। ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ इस पर शक कर सकते थे और इस अफवाह को फैलाने में मदद कर सकते थे। ये अफवाह वेस्टर्न डेजर्ट की दूसरी राइचस पाथ फोर्सेस ने शुरू की थी। डिवाइन बीन पैलेस की लड़ाई में फैंग क्लैन को पूरी जीत मिली थी। उन्होंने चेन यू और किंग चू को हराया, डिवाइन बीन पैलेस हासिल किया और डू रैंक 7 डिमोनिक पाथ एक्सपर्ट्स, ओल्ड गोस्ट बाइजुन और ईगल कॉन्क्यूबाइन को भी अपने साथ मिला लिया। फैंग क्लैन को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। जब वो इस नई ताकत को अपने में समा लेंगे, उनकी बैटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी, वो उछाल कर वेस्टर्न डेजर्ट की नंबर 1 राइचस पाथ फोर्स बन जाएंगे। इससे मौजूदा बैलेंस टूट जाता, एक बड़ा हंगामा होता जो राइचस पाथ फोर्सेस के फायदों पर असर डालता। इसलिए उन्होंने मिलकर फैंग क्लैन को दबाने की कोशिश की। अपने काम को आज़ादी से करने के लिए बहाने बनाने के लिए उन्होंने वजह ढूंढनी शुरू कर दी। हर तरह की अजीब कहानियां और पुरानी दुश्मनियां खोद कर निकाली गईं। यहां तक कि इतिहास के झगड़े भी निकाल कर बहाने के तौर पर इस्तेमाल किए गए। अगर उन्हें कोई वजह नहीं मिलती तो वो क्या करते? वो वजह बनाते। हर तरह की अफवाहों और गुप्त जानकारी का इस्तेमाल करके वो ऐसी गड़बड़ पैदा कर सकते थे जो आम लगती, लेकिन अगर उनका जवाब देने की कोशिश की जाती तो आसानी से डिसमिस हो जाती। सूंग बू जिन के फैंग युआन होने की अफवाह उन्हीं में से एक थी। कोई मजबूत सबूत नहीं था, लेकिन क्या अफवाहों को शुरू होने के लिए सबूत की जरूरत होती है? ये बस राइचस पाथ द्वारा खेले जाने वाले खेल के नियम वो फैंग क्लैन को टारगेट करने के लिए मिलकर काम कर रहे थे और उन्हें इस दलील की एक परत की जरूरत थी। किसे परवाह थी कि सबूत है या नहीं, ये वजह ही काफी थी। फैंग युआन को तो ये भी शक था कि उसके बारे में ये अफवाह किसी गू इमॉर्टल के दिमाग की एक दिन की उपज थी। जिस गू इमॉर्टल ने यह अफवाह बनाई थी, उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका तीर एकदम निशाने पर लगा है। लेकिन फैंग युआन को पूरा यकीन था कि फैंग क्लैन इस अफवाह पर विश्वास नहीं करेगा। भले हाईसूंग बू जिन अचानक से प्रकट हुआ था, लेकिन उसका एक मुनासिब बैकग्राउंड था जिसकी वो जांच कर सकते थे। फैंग युआन ने इस मकसद के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने सूंग बू जिन का बैकग्राउंड वेस्टर्न डेजर्ट के एक अकेले इमॉर्टल झेंग जिंगशन से जोड़ रखा था। फैंग क्लैन ने फैंग युआन द्वारा दिए गए बैकग्राउंड पर काफी हद तक भरोसा किया। क्योंकि झेंग जिंगशन 10,000 साल पहले रहता था, उसका फैंग क्लैन से रिश्ता एक राज था, दूसरी फोर्सेस को इसके बारे में नहीं पता था। फैंग क्लैन किसी भी हालत में ये नहीं मानता कि सूंग बू जिन हाई फैंग युआन है, जब तक कि कोई मजबूत सबूत उन्हें चुप ना करवा दे। पिछली लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था। क्योंकि फैंग युआन की पहचान एक्सपोज हो गई थी, फैंग क्लैन काफी परेशान था। वेस्टर्न डेजर्ट की राइचस पाथ फोर्सेस को एक परफेक्ट बहाना मिल गया और वो खुशी से झूम उठे। फैंग युआन जानता था कि फैंग हुआशेंग की बातें सिर्फ फैंग क्लैन के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए थीं। फैंग युआन मन हाई मन हंसा। उसने फैंग हुआशेंग को एक शांत नजर से देखा। अगर ऐसी बात है तो भूल जाओ, मैं दूसरे क्लान से मिलकर काम कर लूंगा। ये कहकर वो मुड़ा और तेजी से चला गया। फैंग हुआशेंग ने फैंग युआन की नजर देखी और उसका दिल धड़क उठा। ये देखकर कि फैंग युआन जाने वाला है, उसने हाँफते हुए तेजी से पीछा किया। सूंग बू जिन, रुको रुको। क्या हुआ, कोई बात है? फैंग युआन ने अपनी रफ्तार धीमी की और हवा में तैरने लगा। उसने फैंग हुआशेंग को एक ताना भरी नजर से देखा और सीधे से कहा, क्या फैंग क्लैन अब बड़ी मुसीबत में नहीं है और कोऑपरेट नहीं करना चाहता? फैंग हुआशेंग ने एक फीकी मुस्कान दी। वो समझ गया कि फैंग युआन जानता है कि फैंग क्लैन इस वजह से यूज एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फैंग हुआशेंग लाचार था, क्योंकि वो इस वक्त एक्सपोज हो चुका था। इस बारे में फैंग हुआशेंग मानसिक रूप से तैयार था, क्योंकि आने से पहले
फैंग क्लैन के विजडम पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर फैंग दी चांग ने यूज पहले ही बता दिया था। सूंग बू जिन एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल था। फैंग हुआशेंग ने फैंग युआन की तरफ हाथ जोड़े। दोस्त सूंग बू जिन, कृपया चिंता ना करें। भले हाई फैंग क्लैन अभी बुरी हालत में है, लेकिन आपके साथ कोऑपरेट करने का हमारा इरादा कभी नहीं बदला। हमारा रिश्ता 10,000 साल पहले तक जाता है। ये सच में हमारे बीच एक खास कनेक्शन है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। पिछली बार डिवाइन बीन पलस की लड़ाई के दौरान हमने मिलजुल कर काम किया। अगर आपकी मदद ना होती तो हमें डिवाइन बीन पैलेस हासिल करने में और भी ज्यादा मुश्किलें आती। अस लड़ाई का इनाम अभी भी हम पर उधार है। भले ही आपने हमें पेमेंट डिले करने की इजाजत दी, हमने उस कभी नहीं बुलाया। आने से पहले फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने मुझे इस मामले के लिए आपसे ठीक से माफी मांगने के लिए भी कहा था। फैंग हुआशेंग ने बिना किसी कोशिश के मीठी मीठी बातों की एक लंबी लड़ी लगा दी। फैंग युआन ने अंदर से नफरत महसूस की, लेकिन उसने एक हल्की मुस्कान दिखाई। फैंग हुआशेंग के साथ कोऑपरेट करते हुए इस मामले को एक अच्छे नोट पर खत्म होने दिया। फैंग युआन ने कहा, मेन फैंग क्लैन के हालत के बारे में जानता हूं। तुम जानते हो मैं भी एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल हूं। मैं भी ग्रीन गोस्ट डेजर्ट को डेवलप करना चाहता हूं। मैंने इस कोऑपरेशन की सारी डिटेल्स पहले ही लिख ली हैं, एक नजर डालो। फैंग हुआशेंग ने इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल गु लिया। उसने उसमें झांका और उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। फैंग युआन ने जो डिटेल्स लिखी थीं वो उसके लिए फायदेमंद थीं। शर्तें ना तो ज्यादा कठोर थीं और ना हाई फैंग क्लैन पर ज्यादा आसान। वो बिल्कुल फैंग क्लैन की बॉटम लाइन पर थीं। दोस्त, तुम सच में एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल हो। फैंग हुआशेंग ने दिल में एक ठंडक महसूस की और प्रशंसा के साथ बोला। भले हाई फैंग क्लैन ने डिवाइन बीन पैलेस हासिल कर लिया था, लेकिन इस गु हाउस को रिफाइन करना बहुत मुश्किल था। वो बहुत कम प्रोग्रेस कर रहे थे। डिवाइन बीन पैलेस की लड़ाई के बाद फैंग क्लैन के 3 इमॉर्टल गु हाउसेस भारी नुकसान में थे। फैंग क्लैन की ताकत काफी गिर गई थी, वो अपने सबसे कमजोर दौर में थे। लेकिन इस मौके पर वेस्टर्न डेजर्ट की राइचस पाथ फोर्सेस ने मिलकर फैंग क्लैन को दबाने की कोशिश की। वो अब चिंताजनक स्थिति में थे, उन्हें बहरी मदद की जरूरत थी। सूंग बू जिन एक आइडियल रिइंफोर्समेंट था, क्योंकि फैंग क्लैन के पर्सपेक्टिव से सूंग बू जिन एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल था जिसके पास सोल बीस्ट आर्मी को गुलाम बनाने के मेथड्स। द डिवाइन बीन पैलेस की लड़ाई के दौरान उसने रैंक 8 इमॉर्टल गु सोल बीस्ट टोकन चुराने की क्षमता भी दिखाई थी। ये बस हैरान करने वाला था। फैंग क्लैन सूंग बू जिन को लेकर बहुत सावधान था, लेकिन शुक्र है कि उनका एक ऐतिहासिक रिश्ता था और उन्होंने पहले भी साथ काम किया था। इस पॉइंट पर अगर फैंग क्लैन को उसके जैसा रैंक 7 एक्सपर्ट मिल जाता तो उनका मोराल बढ़ जाता। इस सिचुएशन में बहुत मदद मिलती। और अगर उन्होंने सूंग बू जिन के साथ कोऑपरेट करने से माना कर दिया तो वो शायद उनके दुश्मनों के साथ शामिल होने पर मजबूर हो जाता। अगर सूंग बू जिन ने दूसरी राइचस पाथ फोर्सेस के साथ काम किया तो फैंग क्लैन के हालत और भी खराब हो जाते। फैंग क्लैन सूंग बू जिन से सावधान था, लेकिन उन्हें उसकी जरूरत भी थी। सूंग बू जिन सिर्फ एक रैंक 7 गु इमॉर्टल था, लेकिन फैंग क्लैन चाहकर भी उसके कोऑपरेट करने के ऑफर को ठुकरा नहीं सकता था। फैंग युआन इस बात को जानता था, इसलिए उसने फैंग हुआशेंग के सामने बिंदास एक्ट किया। पहले ची कुयो के साथ नेगोशिएशन में मैं फेल हो सकता था, लेकिन इस मौजूदा नेगोशिएशन में मेरे हारने का कोई रास्ता नहीं है। फैंग युआन इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था। ऑफ कोर्स, अगर सूंग बू जिन की पहचान सच में एक्सपोज हो गई तो फैंग क्लैन चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। इसलिए पिछली लाइफ में मैंने हार मान ली थी और सीधे उन्हें एक्सटॉर्ट किया था। यह राइचस पाथ का नियम था। तो फिर ची कुयो ने फैंग युआन के साथ ट्रांजैक्शन करने का रिस्क क्यों लिया? क्योंकि फायदा बहुत बड़ा था। इसके अलावा ची कुयो को विश्वास था कि अगर मामला एक्सपोज हो भी गया तो वो इससे इनकार कर सकता है। ची क्लैन के पास उन्हें बचाने के लिए एक फॉर्मेशन भी था। वो बेहद सुरक्षित थे। सबसे बुरी हालत में उस बस कुछ रिसोर्स पॉइंट्स छोड़ने पड़ते। ची क्लैन के हालत और स्टेटस फैंग क्लैन से अलग थे। दोनों क्लान्स के फर्क की वजह से वो अलग अलग फैसले ले सकते थे। फैंग हुआशेंग ने कॉन्टेंट्स को साफ साफ देखा और फिर इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल गु फैंग युआन को वापस कर दिया। लेकिन उसी वक्त उसने फैंग युआन को एक और इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल गु दिया। ये मुझे सेकंड सुप्रीम एल्डर ने खुद सौंपा है। आपके प्रपोजल के मुताबिक हम जरूर कोऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल गु में एक और प्रपोजल है जो फैंग क्लैन की सच्ची नीयत से भरा है। कृपया इस पर एक नजर डालें और विचार करें। फैंग युआन मन हाई मन हंसा। उस बिना देखे ही पता था कि इसमें क्या है। देखने के बाद फैंग युआन के होठ अनजाने में ही मुड़ गए। जैसा कि उम्मीद थी,
फैंग क्लैन ने एक शर्त लिखी थी। उन्होंने फैंग युआन को अपना एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर बनने के लिए इनवाइट किया था। फैंग युआन मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन उसने एक हिचकिचाने वाला एक्सप्रेशन दिखाया। उसने फैंग हुआशेंग से गंभीरता से कहा, यह एक बड़ा मामला है, मुझे इस पर सोचने के लिए कुछ दिन चाहिए। फैंग हुआशेंग खुश हो गया। यूज डर था कि फैंग युआन यूज वहीं पर माना कर देगा। अब जब उसने कहा कि वो विचार करेगा, इसका मतलब था कि वो ऑफर एक्सेप्ट करने की तरफ झुक रहा था। इससे प्रभावित होना कोई अजीब बात नहीं थी। उस वक्त जब फैंग हुआशेंग ने पहली बार फैंग युआन को रिक्रूट करने का प्लान देखा, तो वो भी बहुत हैरान हुआ था, ये सोचकर कि क्लैन इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है। फैंग हुआशेंग ने जल्दी से कहा, कृपया अपना समय लेकर विचार करें, मुझे यकीन है आप फैंग क्लैन की सच्ची नीयत और फाउंडेशन देख सकते हैं। भले ही ये मुश्किल समय है, हमारा भविष्य उज्जवल है। सच तो ये है, हमारे क्लैन ने डिवाइन बीन प्लस को रिफाइन करने में कुछ प्रोग्रेस कर ली है। फैंग युआन ने हाँफते हुए एक साफ तौर पर प्रभावित होने का एक्सप्रेशन दिखाया, लेकिन वो मन ही मन इन्हें घुमा रहा था। फैंग क्लैन की डिवाइन बीन प्लस को रिफाइन करने की प्रोग्रेस यकीनन बहुत धीमी थी। वजह? क्योंकि उन्होंने सेंट्रल कॉन्टिनेंट की आखिरी लड़ाई में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। फैंग हुआशेंग बस सफेद झूठ बोल रहा था। लेकिन ये फैंग युआन की चिंता नहीं थी। उसने फैंग क्लैन की रिक्वेस्ट को मानने का फैसला किया और उनका एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर बनने का तय किया। काफी समय मिलने पर अपने खुद के इंफॉर्मेशन पाथ मेथड्स के साथ कोई भी एग्रीमेंट यूज बांध नहीं सकता था। इस रिश्ते के साथ ग्रीन गोस्ट डेजर्ट का विकास और भी स्मूथ हो जाएगा। फैंग युआन को फैंग क्लैन ज्वाइन करने के इनाम के तौर पर बहुत सारे कल्टिवेशन रिसोर्सेज भी मिलेंगे। यह रिसोर्सेज फैंग युआन को भी लुभा रहे थे, लेकिन वो अभी हाँ नहीं कह सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो लगेगा कि वो बहुत उतावला है। सुंग बू जिन ऐसे एक्ट नहीं करता। फैंग क्लैन के विजडम पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर फैंग दी चांग के पास कमाल के मेथड्स और क्षमता थी। फैंग युआन ने इसे खुद देखा था, वो यूज अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकता था। इस पॉइंट पर फैंग युआन ने फैंग हुआशेंग को अलविदा कहा। अलविदा दोस्त। फैंग हुआशेंग वहीं रुका और फैंग युआन को जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर सच्चाई का भाव था। फैंग युआन को थोड़ा अजीब लगा। मैं कुछ दिनों में इसके लिए हाँ कह दूंगा। अगर एक दिन मेरी पहचान एक्सपोज हो गई तो सोचता हूं फैंग क्लैन का क्या रिएक्शन होगा। चैप्टर एंड।